किसी भी बिजनेस के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को डिजिटाइज करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ERP का नाम सुन के जो इंटरप्राइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट का लगता है कि बहुत बड़ी कोई इंटरप्राइज लेवल की कंपनी होगी वो यूज करेगी। अभी उडू वर्जन 19 में जो है वो उन्होंने AI इंटीग्रेट कर दी है। अब आप सिंपली AI बॉट से जो है वो बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मिसाल तौर पे आप उनसे पूछ लें कि मेरी लास्ट मंथ की सेल्स कितनी रही, हु वाज द बेस्ट परफॉर्मर इन माय सेल्स टीम। अगर हम कोई भी ERP लगाने की कोशिश करते हैं जर्नल आईडी के साथ, एक मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है तकरीबन ERP और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ बताइएगा। तो आप AI भी इंटीग्रेट करने के लिए कोई डेवलपर चाहिए ना उनको। मुझे ऐसा लगता है कि Zoho वुड बी बेस्ट, बिकॉज उसका जो कल्चर एनवायरनमेंट है ना कि आप कुछ भी कर लें, इसको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और एक और एड ऑन डाल लें, दूसरा या फिर आप पूरा उठा लें, उसके अंदर सारे उसके एड ऑन्स आ जाते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो CRM बेसिकली आपके जो लीड्स है ना उनको मैनेज करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो क्लाइंटेल है आपका, उसकी जितनी भी इंटरेक्शन है, जो भी कोलैबोरेशन के साथ हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया तो मुझे आइडिया हो रहा था कि ये सॉफ्टवेयर भी सारा नेचर वाइज है, मतलब आप जिस एरिया में मरे ना उस कल्चर के हिसाब से चलेगा। अक्सर जब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार एक बिजनेस को कब ERP की जरूरत पड़ती है, तो उसका कोई वेल डिफाइंड फार्मूला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बिफोर डाइविंग द ERP के आजकल के हमारे ERP और CRM और एग्जैक्टली द टर्म्स, बिकॉज मैंने आपको प्रोफाइल देखा था, बड़ा एक्सपीरियंस आपका कुछ एग्जैक्टली द ERP के ऊपर, बहुत मार्केट भी करा पाकिस्तान के ऊपर। हम ब्रांड का नाम नहीं लेते अभी, हम आगे चल के बात करते हैं। बिफोर डाइविंग कि व्हाट एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा जर्नी बताएं अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देन हाउ यू कैन हेल्प द पीपल दोस्त जो है अभी जिनके स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो कैसे अपने ERP को डिप्लॉय करके बेनिफिट उठा सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन कोई 10-11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, एंड स्टार्टेड माई जर्नी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगेन एक प्राइवेट कंपनी में, एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है मैंने वहाँ से जॉब स्टार्ट की। अगर उससे थोड़ा सा पहले आ जाएँ तो मैंने मैट्रिक के दौरान में जो समर वेकेशंस आती है वहाँ पर जो एक शॉर्ट कोर्स किया, जहाँ से जो है मैंने वेब डेवलपमेंट और फोटोशॉप इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें सीख ली। और इसके बाद मैट्रिक के बाद मेरे कज़न हुआ करते थे, वो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी कह लें या ये वो 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो मैं बड़ा उनसे इंस्पायर था कि वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मुझे भी जो है ना बड़ा मुनासिब दिखता था मामला। सो उनको देखते हुए मैंने फिर जब मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ तो हमारी फैमिली में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि यार मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा फारिग नहीं रहते हम कहीं ना कहीं जो है वो कोई मुनासिब मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। तो वो उनके पास जाके जो है मैंने एक अनपेड इंटर्नशिप कह लें या ट्रेनिंग कह लें या जो भी कह लें, हम उनको कुछ महीने मैंने उनके साथ गुजारे उनके ऑफिस में ही। वहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना सीखी। और इसके बाद जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उस दौरान भी जो है मैंने ये इंटर्नशिप और ये सारे मामला कंटिन्यू रखे, ताकि जो है वो एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो लर्निंग भी चलती रहे। अच्छा, इस सारे मामले में हुआ बहुत अच्छा ये कि जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरा जो लास्ट प्रैक्टिकल था प्री इंजीनियरिंग का, वो फ्राइडे को था और मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ जॉब का फर्स्ट डे था, क्योंकि बिटवीन द एग्जाम्स आई वाज अप्लाइंग टू डिफरेंट कंपनीज। सो ये बड़ा एक अच्छा मुझे मुनासिब मामला लगा कि मेरे भी बस कॉलेज एंड ही हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया और मैं जो है वो एक छोटी सी जॉब पे जो है वो लग चुका था। अच्छा, वहाँ पर इनिशियली आई वाज अंडर परफॉर्मर ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, उस तरीके से जो है वो मेरी एजुकेशन भी नहीं थी, टू द पॉइंट कि आई वाज गिवन द फाइनल वार्निंग कि लाइक यू आर नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल। सो बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ मेहनत काम आई और अल्लाह की तरफ से ही सारे मामला थे। तो कुछ ही महीनों में जो है मुझे एक अप्रिसिएशन अवार्ड भी दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि मैंने बहुत जल्दी ग्रो किया। सो ये बड़ा एक मुनासिब जर्नी रहा। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मामला थोड़ा सा जब बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने वहाँ पे कोई तकरीबन 4-5 साल गुजारे वहाँ पे, और स्टार्टेड माय करियर एज अ ट्रेनी डेवलपर, एंड देन उस कंपनी को मैंने छोड़ा जब, तो मैं वहाँ पर जो है वो टीम लीड पोजीशन तक भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था। तो एक मुनासिब जर्नी रहा है, वहाँ पर बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। इसके बाद मैंने एक और कंपनी में जॉब किया एंड देन फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो दिस इज़ व्हाट माय बेसिक इंट्रोडक्शन लुक्स लाइक। नहीं, बहुत अच्छा है। तो ERP के अंदर ही, क्योंकि डेवलपर्स तो खुद बहुत अच्छा पैसे बना लेते हैं आज का, तो आप पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। या डेफिनेटली देखें, ये ना ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। मतलब अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा जर्नी वाइज ही लेके चलूँ तो मैंने मैंने और जैन ने तकरीबन जो है वो
4 से 5 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा अलग अलग लोगों से ट्राई किया अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो जैन आपके पार्टनर है? जैन मेरे पार्टनर है बिल्कुल। सो हमने 3 से 4 दफ़ा अलग अलग तरीक़ों से ट्राई किया कि हम बिज़नेस करें, और क्योंकि आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर मोस्ट ऑफ द मेंस हैव देयर ओन बिजनेस, राइट। तो मैं इसी थॉट के साथ ग्रो हुआ हूँ कि जो है ना अल्टीमेटली बिजनेस ही करना ना, जॉब कब तक करनी है। तो बैक ऑफ द माइंड ये था तो सही कि बिज़नेस तो करना है, और फिर एक लाइक माइंडेड अल्हम्दुलिल्लाह कुलीग मुझे मिल गया जैन। तो हमने 3-4 अलग अलग ट्राई किया, अलग दफ़ा अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन फॉर वन रीज़न और द अदर बिजनेस couldn't सर्वाइव। लेकिन फिर एक कांस्टेंट बात और एक बहुत अच्छी बात ये थी कि हमने जो है ना वो हार नहीं मानी, और हमने एक और दफ़ा ट्राई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वही बात है कि अगर आप मल्टीपल टाइम ट्राई करते हैं तो फिर अल्लाह भी जो है वो आपको मौका फराहम कर देता है। सो ये जो ट्राई है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, और हमने इससे वाइबिलिटी बनाई। और जब वाइबिलिटी बनी तो वाइबिलिटी प्राइमरीली जो है मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज और वेब एप्लीकेशन सर्विसेज, इस तरह की हम कस्टम डेवलपमेंट सर्विसेज दिया करते थे लोगों को, अभी भी देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको शायद अंदाज़ा होगा 2022 के एंड में जो है वो वीसी विंटर आया, एंड देन ओवरऑल जो है वो, अच्छा पोस्ट पेंडेमिक जो है वो आपको अंदाज़ा होगा आईटी सेक्टर ने बड़ा ग्रो किया था, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है वो एक मार्केट में करेक्शन कह लें उसको, फिर वीसी विंटर, एंड देन द ग्लोबल वॉर्स और बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है वो ऐसा फील हुआ कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिलना अब रुक गई है, राइट। और हम जैसे जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं जो कि अभी बहुत बड़े स्टेज पे नहीं है, उनका जो आइडियल कस्टमर था वो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक MVP बनवाते हैं हमसे, राइट। और MVP जो बनता है तो वो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई सीड ए राउंड होता है या कोई प्री सीड राउंड होता है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें मिलना बंद हुई तो ऑब्वियसली वो जो हमारा कस्टमर था उसके पास जो है वो इतना रूम नहीं था कि वो हमारे लिए हमसे ये चीज़ें बनवाए। तो वीसी विंटर के बाद जो है वो ऑब्वियसली ग्लोबल क्राइसिस की वजह से भी हमारे पास जो है वो कस्टमर्स आना कम हुए, और हमें दिख गया कि अब ये जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म नहीं मामला उस तरीके से नहीं चलने वाला है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद फिर वो AI ने भी उस वक्त जो है वो जन्म लिया था, तो वहाँ जन्म तो नहीं लेकिन बहरहाल उसका भी इंट्रोडक्शन हो रहा था और उस तरह मार्केट में ये मामला चल रहे थे। तो हमें समझ में आ गया कि अब MVP इंडस्ट्री तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाली। तो हमने डिफरेंट एवेन्यूज़ देखना शुरू किया, और उसमें से एक एवेन्यू ये था कि हमने जो है वो लोकल मार्केट में कुछ लोगों को अप्रोच करना शुरू किया सो दैट हमारे पास लोकल भी एक फुटप्रिंट हो। अच्छा, इससे पहले हमारा जितना भी क्लाइंटेल है वो सारा जो है वो US, UK, मिडल ईस्ट इस साइड पे था, लोकल कस्टमर्स के साथ हम काम नहीं करते थे। लेकिन इस पेंडेमिक के बाद हमने सोचा कि हम जो है वो लोकल इंडस्ट्री को भी जो है वो टारगेट करते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास जो है हमारा रिस्क ज़रा डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसी इस्ना में हमें जो है वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनसे रब्ता हुआ हमारा, और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे लिए जो है वो पूरा ERP बनाए, कस्टम ERP, राइट। और उनके साथ बड़ा मुनासिब एक्सपीरियंस रहा, अभी भी हम अलग अलग के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमें जो ERP का इंट्रोडक्शन मिला ना, यहाँ से हमें और ज़्यादा बेहतर फील होना शुरू हुआ कि अब तक जब हम MVP बना रहे तो MVP ऐसे लोगों के लिए बना रहे जिनके अपने पास कोई ख़ास पैसे नहीं है, राइट। वो इन्वेस्टर्स के पैसों पे हमसे चीज़ें बनवा रहे हैं, और फिर वो अगर चल रही तो चल रही, नहीं चल रही तो वो सारे पैसे रिकरिंग नहीं है, कस्टमर भी रिकरिंग। लेकिन जो ERP इंडस्ट्री है, ERP इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जो है वो एक ऐसे बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करने के जो कि ऑलरेडी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, रेवेन्यू बना रहे हैं वो लोग, और जैसे आपने कहा कि रिकरिंग है, तो ऑब्वियसली जब वो एक चीज़ बना रहे हैं तो फिर वो हमसे मेंटेन भी करवाएंगे और हमसे स्केल भी करवाएंगे। तो हमने सोचा कि दिस इज़ द इंडस्ट्री दैट वी शुड फोकस ऑन। एंड ऑब्वियसली एज आई मेंशन्ड कि जब आप अपनी तरफ से मेहनत करते हो तो अल्लाह खुद से रास्ते बनाता है। ये हम इसी दौर में थे, और हमें जो है वो मुझे और जैन को इत्तेफाक है कि मुझे और जैन को दोनों को जो है वो उर्दू की तरफ से ईमेल आई कि क्या आप हमारे पार्टनर बनना चाहेंगे। सो हमने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा, मार्केट एक्सप्लोर की, ज़रा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू देखा, और इस तरह की चीज़ों को ज़रा जो हमने एक्सप्लोर किया तो बहरहाल फिर हमने एक उर्दू के हेडक्वार्टर से कॉल भी की, ज़रा समझने की कोशिश की ये चीज़ें कैसे चलती हैं। तो बहरहाल वी गॉट टू नो कि जो है ना हम लर्निंग पार्टनरशिप लेंगे एंड देन ऑफिशियल पार्टनरशिप लेंगे। आपकी रेडी पाकिस्तान की आपकी पार्टनरशिप है, कराची की? जी, कराची की पार्टनरशिप है, हम लोग कराची में उर्दू के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। तो वो हमने पार्टनरशिप लेना शुरू की। पार्टनरशिप के बाद हमने ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारी जो है ना वो चीज़ों को समझा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा,
और फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि यार इस इंडस्ट्री पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमने टीम बिल्डअप की, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट द बेस्ट टीम इन कराची। तो इस तरीके से मामला जो है ना आगे बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा चले, तुमने आपने मुझे जो समराइज लगा, आपने कहा कि ये जो AI आ गया था उसकी वजह से वो चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी कि PHP ऑटोमेशन पे चले गई या ChatGPT ने आसान कर दिया कि फॉर्मेशन। तो आपने कहा नहीं, हम ऐसी इंडस्ट्री पे चले जाते हैं जहाँ ERP है, जहाँ पे हम अच्छी, और दूसरा ERP में जो है ना छोटा कस्टमर नहीं होगा, बड़ा ही कस्टमर होगा। डेफिनेटली सी बात है, ERP लगा रहा तो कहीं ना कहीं उसकी इंडस्ट्री चल रही है, तो इसको सिनेरियो में। और आपने देखा क्या डेवलपिंग साइट्स क्योंकि शायद इमर्जिंग साइड पर नहीं है इम्प्रूवमेंट, या उस पर कस्टमर अब नहीं लगा क्योंकि AI खुद ही मैंने देखा ऐप तक बना के दे देती है। तो ये तो मुझे आइडिया ठीक लगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हो जो भी हैं डेवलपर्स, उनको मूव कर देना चाहिए? जो बहुत सारे बस CRM में ERP है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसमें ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो क्या उन सबको इधर मूव कर देना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें? वैसे देखिए अलग अलग स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप जो है वो तो क्या आप AI आ गई तो क्या आप डेवलपर्स जिंदा नहीं रहेंगे, क्या आप डेवलपर्स का करियर कुछ बाकी नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसा है कि अगेन वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, बड़ा एक क्लीशे है कि जो ना वो लोग जो ना वो इंडस्ट्री से आउट नहीं हो जाएंगे जो AI, मतलब वो लोग इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे जो AI को अडॉप्ट नहीं कर रहे, राइट? तो AI हर किसी को वाइप आउट नहीं कर लेगी, सिर्फ उसको वाइप आउट करेगी जो AI को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा। तो हमारे पास भी डेवलपर्स हैं, आपके पास भी डेवलपर्स होंगे। डेवलपर्स तो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं कि ठीक है आप AI से जल्दी काम करके हमें दे दें, राइट? लेकिन वी हैव अ फ्यू कस्टमर्स इन जर्मनी हु प्रेफर्स कि यार आप AI पे इतना रिलाय ना करें। आप अगर AI से कुछ कोड लिखवा भी रहे हैं तो उसको मैनुअली रिव्यू करें, सही? तो हर किस्म के लोग होते हैं। बहरहाल पॉइंट बीइंग कि ऐसा नहीं है कि जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है या उसका कोई आगे जो है वो फ्यूचर नहीं है। नहीं, फ्यूचर ये चीज़ें जो है ना मोल्ड कर रही हैं। वही मल्टीपल क्लीशे एग्जांपल्स हैं कि मिसाल के तौर पे जब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी तो वो जो है ना डिफरेंट मीन्स जो है प्रिंटिंग होती थी, और जब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई तो क्या वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री ख़त्म हो गई? नहीं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई, वो ऑटोमेट हो गई। वो डिफरेंट तरीके से जो है ना लोगों को रोज़गार मिला, जो है ना वो लॉजिस्टिक्स के बड़े डिफरेंट मामलात हो गए। तो हाँ ठीक है, इसमें वो बंदा जो है ना बड़ा नुकसान में आ गया कि जिसने इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, इस इन्फॉर्मेशन के बावजूद इसको हल्का समझा। तो हाँ ठीक है, अब वो अगर मुश्किल में आ गया तो ठीक है, वो मुश्किल में आया है। लेकिन इन जनरल अगर बंदा किसी टेक्नोलॉजी को या मॉडर्न चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो जो है ना वो इंडस्ट्री से या उसके करियर का कोई मसला हो सकता है। चले हम ERP की बात करते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ कि डिफ्रेंशिएट करें आप CRM में और ERP में, दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा देखिए, CRM तो जो है वो ERP का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है विच इज़ क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? ये ERP में ही आता है ना? ERP के एक छोटा सा पार्ट होता है, यस आई एग्री। ERP तो इज बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग विच इंक्लूड्स फाइनेंस, विच इंक्लूड्स अगेन अकाउंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज, you name it. Any operation that is required by any business should be covered by ERP. This is the definition of ERP. Whereas CRM की अगर बात कर लीजिए तो CRM तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है कि जहाँ पर आप अपने लीड्स को मैनेज करते हैं, जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, उनके जो है ना वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनके साथ जो आपकी नेगोशिएशन चल रही है वहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट कि कितनी लीड्स आ रही हैं, उसमें से कितनी कन्वर्ट हो रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। सो ये बस इतना छोटा सा पार्ट है। इसके आगे से फिर आप वो सेल्स और इस बाकी मामला शुरू करते हैं, तो वो एक इंटायर ERP। तो CRM जो है ना वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। CRM इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि CRM जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए, अपवर्क वालों के लिए, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए CRM, ताकि उनके जो क्लाइंट है उसका ऑटोमेशन होती रहे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन साइड पर है तो ERP ले जाए? नहीं, मैं इससे भी थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा कि CRM जो है ना वो बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? CRM मिसाल के तौर पे कोई मार्केटिंग, मिसाल के तौर पे सो लेट्स से मेरा एक परफ्यूम का ब्रांड है, ठीक है, और मैंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई हुई है, मेरे पास मेटा पे एड्स चल रहे हैं, मेरे पास मिसाल के तौर पे जो है ना वो गूगल एड्स चल रहे हैं, मैंने सारी जो है वो पेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चलाई हुई है, ठीक है, और मैंने कुछ रेफरल भी चलाया हुआ है। अब मेरे पास लेट्स से 4, 5, 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है वो लीड्स का इन्फ्लक्स है,
ठीक है। अब उन लीड्स को मैन्युअली सॉर्ट करना, उसका फॉलोअप रखना, उसमें ध्यान रखना कि अगर 500 लीड्स आई तो 500 के 500 को हमने पहले मैसेज कर दिया है या ईमेल कर दी है, फिर उनका कोई फॉलोअप किया है या नहीं किया है, ये सारा चीज़ों को मैन्युअली एक्सेल शीट्स पर इस तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इसके लिए होता है CRM। Odoo एक ERP जो CRM भी देता है, ठीक है। CRM आपको और बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मिल जाता है, जो CRM है, इस तरीके से मल्टीपल CRMs आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो CRM में बेसिकली सबसे पहले आपकी लीड्स आती है, उन लीड्स में आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि लेट्स से जब भी कोई लीड लैंड करे, आप पहले एक वेलकम ईमेल, वेलकम मैसेज उनको भेज दें, ठीक है। जब आप उनको वेलकम मैसेज भेज दें तो फिर आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि आपको अगर मिसाल तौर पर ईमेल का रिप्लाई आ जाए तो आपने नेक्स्ट सेक्शन लेना है, और रिप्लाई नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन ये लेना है, ठीक है। और फिर वो एक पूरा जो है ना वो एक फनल बनता है कि आपका टॉप ऑफ द फनल क्या है, फिर बॉटम ऑफ द फनल क्या है, फिर मिडल ऑफ द फनल क्या है और बॉटम ऑफ द फनल क्या है। तो CRM बेसिकली आपके जो लीड्स है ना उनको मैनेज करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो क्लाइंटेल है आपका, उसकी जितनी भी इंटरेक्शन है, जो भी कोलैबोरेशन के साथ हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और फिर ERP किस लिए इस्तेमाल होगा? अब ERP जो है ना, जैसे CRM एक पार्ट है, ERP के इस तरह के मल्टीपल पार्ट्स हैं। ERP का एक पार्ट ये है कि आप अपने सारे अकाउंट्स एंड फाइनेंस वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए मिसाल के तौर पे आप जो है वो क्विक बुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर आप मिसाल के तौर पे या तो कोई लेदर बना रहे हैं या तो कोई लेट्स से कोई कपड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए भी जो है ना बहुत सारी रिपोर्ट्स देखनी है, आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको कि मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल को मैंने कितना प्रोक्योर किया है, फिर प्रोडक्शन में कितना गया है, मेरे पास ऑर्डर कितना है, मेरे पास परचेज प्रोडक्शन क्या है, मुझे कितना माल परचेज करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं तो उसमें जो है वो 3-3, 6-6 महीने पहले या साल पहले से जो है वो प्रोडक्शन एनालिसिस होते हैं कि मेरे पास अगले साल के मिड में कितने ऑर्डर्स होंगे, तो मुझे अभी कितना रॉ मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करना है। क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं रॉ मटेरियल भी जो है वो इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो इम्पोर्ट के लिए 2-3 महीने या महीने 1.5 महीने वेट करना है, फिर मुझे यहाँ पर आके लैंड करवाना है उसको, फिर उसको जो है वो प्रोड्यूस करना है, फिर इसको स्टोर करना है और फिर मुझे जो है वो उसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये कोई 4 से 6 महीने का प्रोसेस हो सकता है। तो मुझे 6 महीने पहले से कुछ चीज़ों को प्लान करना है। अब इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी, इन्वेंट्री की एग्जांपल दी, फिर मिसाल के तौर पर मुझे सेल्स मैनेज करनी है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करने हैं कि मैंने कितने लोगों को क्या क्या सेल किया हुआ है, किन टर्म्स पे सेल किया हुआ है, उनकी इनवॉइस की डेट्स आ रही है नहीं आ रही, इनवॉइस एजिंग क्या है, मेरा रिसीवेबल कितने हैं, मेरे पेएबल्स कितने हैं, मैंने क्या क्या परचेज करना है, फिर बिल कितना है। तो बहरहाल ERP जैसे आई हैव मेंशन्ड कि एक किसी भी बिजनेस के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को डिजिटाइज करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ERP है। इधर वो सिर्फ अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल्स नहीं कर रहा, तब भी डिप्लॉय कर सकता है डेफिनेटली, या अगर सिर्फ सेल्स कर रहा है सिर्फ वो भी कर सकता है, या सिर्फ जो होलसेलर्स हैं वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। देखिए, क्योंकि ERP का नाम सुन के जो इंटरप्राइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट का लगता है कि बहुत बड़ी कोई इंटरप्राइज लेवल की कंपनी होगी वही यूज़ करेगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, और ये एक जनरल जो है ना वो एक इम्प्रेशन है ERP को लेके, ठीक है। और हम जो है ना वो अक्सर वक्त कोशिश करते हैं कि इसी इम्प्रेशन को जो है ना हम ब्रेक करें। एंड अगर मैं ब्रांड का नाम ले लूँ कि जिसके हम ऑफिशियल पार्टनर है Odoo, वो मुझे लगता है कि उसने इसी गैप को एनालाइज किया है कि जहाँ पर ERP का नाम सुनकर लोग ये कहते हैं कि ये तो अब जो है वो 15 मिलियन 20 मिलियन से कम जो है हम बात नहीं करेंगे, वहाँ पर जो है वो आपको Odoo ERP SMEs के लिए भी जो है ना वो एक आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी बड़ी मैटर करती है, जहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। क्योंकि देखें, अगर आप किसी बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड लोग हैं, हर काम के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट SMEs, व्हेन यू टॉक अबाउट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बिजनेसेस, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरीके से आई वुड से कि लिटरेट स्टाफ भी नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड लोग भी नहीं है। तो यूज़र एक्सपीरियंस हैज़ टू बी वेरी वेरी ईजी। अगर वो एक नॉर्मल सा यूज़र उसको यूज़ कर पा रहा है, जहाँ पर हम बहुत लिमिटेड एक्शंस में वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो परफॉर्म कर पा रहे हैं एक ERP को लेके,
तो वो कामयाब हो सकता है। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो प्रॉब्ली उडू ने वो मार्केट देखी कि जहाँ पर जो जैसे भी आपने कहा वो लोगों का इंप्रेशन है कि ERP तो बड़ी फैक्ट्रीज में लगता है या वो बड़ी जगह पे लगता है। तो अभी इंप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि कम हो रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को इस बात पे समझाएं, उनको गाइड करें कि ये कितना अफोर्डेबल है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्सर जब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार एक बिज़नेस को कब ERP की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका कोई वेल डिफाइंड फार्मूला नहीं है, लेकिन मैंने अपने जहन में एक फार्मूला कह लें या एक चीज़ ये बनाई हुई है जो मैं लोगों को अक्सर बात ही कह भी रहा होता हूँ कि इफ़ यू हैव 5 डिपार्टमेंट्स, इफ़ यू हैव 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि 5 अलग लोगों के ज़ेर निगरानी है, हर डिपार्टमेंट के HOD अलग अलग है, और आप जो हैं वो जो C कैटेगरी के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स चाहिए, ये करेक्ट टाइम है कि आप जो है वो ERP इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे छोटी कंपनी को ERP इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो मिसाल के तौर पे उनकी रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है, प्रॉब्ली कोई 4-5 रिटेल स्टोर्स हैं, बहुत छोटा सा सेटअप है उनका, मतलब अगेन एज़ कम्पेयर टू द अदर कस्टमर्स, लेकिन उन्होंने भी हमसे ERP लिया हुआ है क्योंकि उनको POS भी चाहिए और अकाउंट्स भी चाहिए और रेसिपीज़ भी चाहिए। तो ठीक है, मतलब वो छोटे कस्टमर्स भी होते हैं, लेकिन पॉइंट बीइंग कि ERP तो इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अभी मैं लास्ट वीक में ही जो है वो एक अपने कस्टमर के पास था और हम उनके CFO से डिस्कशन कर रहे थे। सो ऑब्वियसली वो नेगोशिएशन फेज़ में थे, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि यार सहन तुम समझो ये इतना ये कॉस्ट है XY। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि देखें, हम जो है ना अक्सर वक्त लोगों को ये समझा रहे होते हैं कि जब आप ERP सबसे बड़ा है कि जब आप ERP इम्प्लीमेंट करें तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको 20 to 30 मिनट्स में उसका ROI मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ERP इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो है वो इसके आप डिफरेंट पार्ट्स पे उसके लीकेजेस, अपने बिजनेस के डिफरेंट पार्ट के लीकेजेस को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली सो लेट्स से एन एग्जांपल वुड बी के एक मशीन जो है वो ERP में एक मेंटेनेंस वाले मामला होते हैं कि आपने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी, राइट। तो लेट्स से अगर आपने एक मशीन की वक्त रहते हुए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं की, तो अब वो करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत आप पहुंची और अब वो आपकी मशीन बंद हो चुकी है। तो जब वो मशीन बंद हुई है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन रुकी है, जिस वजह से आपके रेवेन्यू में जो है वो इम्पैक्ट आया है। सो दिस इज़ ओनली वन एग्जांपल कि जिसको हम ERP से कंट्रोल कर सकते हैं। हम वक्त रहते हुए जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं और करेक्टिव मेंटेनेंस को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन अनदर एग्जांपल वुड बी के इसी तरह की एक फैक्ट्री थी और हम जो है वो उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 2 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल तो है कि एक मशीन जो है वो ख़राब हो गई, उसका जो है वो कोई एक पार्ट बनने गया किसी वर्कशॉप में ऑब्वियसली, और जब वो वापस आया तो वो वेयर हाउस में पड़ा रह गया, ठीक है। तो जिसकी मशीन थी, जिसके सुपरविजन में थी, उसको पता नहीं था कि वो पार्ट आ चुका है, और जो स्टोर मैनेजर था उसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वो बताना है। तो कुछ दिनों तक वो मशीन बंद पड़ी रही जबकि आपको वो पार्ट आ चुका था। लेकिन अगेन ERP होता तो आपके पास प्रॉपर अलर्ट सिस्टम होता कि मिसाल तौर पर वो स्टॉक इन हो चुका है तो अब वो उसको इंस्टॉल भी होना है। और अगेन इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल दूंगा मैं कि लेट्स से एक कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और प्रोडक्ट्स सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स थे। तो जो एक्सपोर्ट मैनेजर थे उन्होंने 2 डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट में से सेलेक्ट कर ली। ERP नहीं था, वो अलग से शीट थी उनके पास और वो बहुत सिमिलर लुकिंग थे क्योंकि वर्ड्स, तो उन्होंने 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। जब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए तो अब आगे की जितनी भी प्लानिंग है ना, वो प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग से सब वो दूसरे प्रोडक्ट जो है ना आपका प्रोड्यूस हो गया और वो एक्सपोर्ट भी हुआ, कस्टमर तक पहुंच भी गया। जब कस्टमर ने देखा तो उसने कहा कि यार ये तो प्रोडक्ट मैंने आपसे मांगा ही नहीं था, और जब उसको बैक ट्रैक किया तो समझ में आया कि हमसे क्या गलती हुई थी। यही अगर हमारे पास हम ERP ले लें तो हम डायरेक्ट जो है वो कस्टमर का सेल्स ऑर्डर ERP में इंपोर्ट करते हैं और वो करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो उसको ट्रैक करके वही प्रोड्यूस करता है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स कि जहाँ से आप लीकेजेस को रोक सकते हैं और अपने रेवेन्यू को बेहतर कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने को यही समझाया कि कुछ लीकेजेस रुकती हैं, कुछ रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको जितना भी इन्वेस्ट करते हैं रफली आपको 20 to 30 मंथ्स में जो है वो पूरा रिटर्न मिल जाता है और इसके बाद फिर आपके मामला और बेहतर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप सोलर पैनल भी लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक के सोलर पैनल्स लगते हैं, तो वो भी लगाते हैं ना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ROI दिखता है। तो ERP भी एक ऐसा एक इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो हो सकता है किसी भी बिज़नेस का। तो यही हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं।
अच्छा, हम एक कंपनी वैसे ही डरती है ना कि भाई इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम इसको एज एसेट बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, आपका रिटर्न आ जाएगा। अगर हम कोई भी ERP लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब जर्नल आईडी के साथ, तो भाई कितनी कॉस्ट होगी? कि दिमाग में ये आपने बताया ना कि $1,000, $2,000, $5,000 दिमाग में आता है। एक मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है तकरीबन ERP और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ बताइएगा। अच्छा देखिए, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर वक्त हमारे जो है ना हमें अक्सर वक्त लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब है ना बहुत सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, आपको भी अंदाज़ा है, आप भी सर्विस इंडस्ट्री में। इसका सवाल मैं अक्सर का जो है ना वो अपने कस्टमर्स को या अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ये एग्जांपल दे के समझाता हूँ, या जब भी किसी से बात करता हूँ तो उनको एग्जांपल दे के ये बात समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएं, ठीक है, और उनसे कहें कि मैंने घर बनवाने, रेडी घर बन जाएगा। आपने ठीक है, पैसे बताएं कितने, क्या वो आपको बता सकते हैं कितने पैसे? वो आपको नहीं बता सकता अनटिल अनलेस आप उसको ये बताएं कि मेरी जगह कितनी बड़ी है, मुझे जो है वो फ्लैट बनवाना है या मुझे बंगलो बनवाना है, मुझे 1 स्टोरी है, 2 स्टोरी है, 3 स्टोरी है, के हिसाब से निकल आता है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर फुट तो एटलीस्ट आपको बताना होगा, और ऑब्वियसली आपको निकाल लेते हैं। मतलब आगे देखिए, स्क्वायर एस्टिमेटेड निकाल देता है कि अगर 120 गज का घर है, इतना स्क्वायर फीट है, तो मल्टीप्लाई कर देगा 4,000 से 5,000 से, एस्टिमेटेड आ जाता है। अग्री, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट स्क्वायर फुट बताना है ना। ऑब्वियसली फिर आपको वो लेवल ऑफ सर्विस बताना है कि मुझे मिसाल तो मटेरियल कौन सा वाला लगाना है, मुझे ज़रा अफोर्डेबल मटेरियल लगाना है या मुझे कोई जो है वो एक्सपेंसिव मटेरियल लगाना है। तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके बाद कोई प्राइसिंग निकल के सामने आ सकती है। लेकिन अगर सिर्फ मुझे कोई स्टार्टिंग कॉस्ट पूछ ले कि एक ERP की स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है, अगेन इट डिपेंड्स कि आप ERP कौन सा लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अगर आप कोई मिसाल के तौर पे SAP की तरफ जाएं या डायनामिक की तरफ जाएं तो आई एम अज्यूमिंग कि वो एक अच्छी कॉस्ट लेंगे आपको। लेकिन अगर आप डिफरेंट ERPs पे आएँ तो वो आपको एक डिफरेंट कॉस्ट जो है ना वो इनकर करेंगे। बट इन माई ओपिनियन द स्टार्टिंग कॉस्ट could be probably 2.5 million maybe, right? in rupees कह रहे हो ना? Yes. 2.5 डॉलर में कितना हुआ ये? $10,000? Yes, almost. ठीक है। So this could be the starting point अगर कोई छोटा बिजनेस है और स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। एंड अगर आप उसका टॉप साइड देखें तो वो तो अभी कोई लिमिट नहीं है। What would be the monthly around something अगर उसके और यूजर्स बात कर लेते हैं, नॉर्मली यूजर्स पे चल रहा होता है सब। देखें, ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है। मैं आपको एक स्पेसिफिक ERP तो क्या तो बता सकता हूँ, लेकिन चलो उसी का बताते हैं। देखें, हम जो है ना वो Odoo के ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो हमें जो है ना वो Odoo की लाइसेंस कॉस्ट के हवाले से पता है। तो जैसे अभी अगर मैं PKR टर्म से बात करूँ ना, तो अगर आपने लेट्स से 5 यूजर्स यूज़ करने, 5 यूजर्स का लाइसेंस लिया आपने, और आप जो है वो मिसाल के तौर पर क्लाउड होस्टिंग भी लेने हैं साथ में उसकी, तो और मंथली कॉस्टिंग पे आप इसकी, तो आपने जो है वो 50-60 हज़ार में आपके 5 यूज़र जो है वो बहुत ईजिली चल सकते हैं। माहाना की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द लाइसेंस कॉस्ट। और अगर आप हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ERP एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको मेंटेनेंस सपोर्ट लाजमी चाहिए ही होती है। आपके नए लोग आ रहे होते हैं, आप जो है ना वो ये बिज़नेस है ना, ये ह्यूमनली जो है ना वो लेड बिज़नेस है, राइट। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंप्यूटर में कोई जो है ना वो डेटा फीड करते और अब वो उसी पे चल रहा है। तो जब इंसान इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी नीड्स चेंज होती हैं, उनके प्रोसेसेस चेंज होते हैं, तो ज़ाहिर होता है ERP में कुछ ना कुछ चेंज रिक्वायर्ड होता ही है, ठीक है। तो मेंटेनेंस भी हम जो है वो मिसाल तौर पे लेट्स से आप जो है ना वो माना कोई अगर PKR टर्म से बात करें तो $1,00,000-1,50,000 जो है वो हम लोकल कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। और अगर इंटरनेशनल चले जाए हम तो कोई समवेयर बिटवीन $500 to $700 जो है वो हम माहाना चार्ज कर होते हैं एट लीस्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ डिफरेंट Odoo को, अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं जैसे Zoho ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू उसको ERP कह सकते हैं, उनके सारे उसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने SAP भी यूज़ किया है, Odoo भी यूज़ किया है, Zoho भी यूज़ किया है मैंने, और माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ आया था बीच के अंदर पर डायनेमिक्स के नाम से, लेकिन वो मैं इतना यूज़ नहीं कर सका। इन सब में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन से मुझे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा Zoho, क्योंकि वो हमारी नेचर के हिसाब से बना हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है
ये मेरा भी एक है कि हर सॉफ्टवेयर उस कल्चर के हिसाब से बना है, तो वो इंडियन कल्चर के हिसाब से बना है, क्योंकि एक यूज़र 10 बंदा यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर आप ओडो पे जाएंगे तो एक यूज़र है तो वो एक ही पे रहेगा और उसकी वो परमिशन के साथ। लेकिन अगर हम ज़ोहो पे जाएंगे ना, क्योंकि होता क्या है कि हमारे कल्चर सिस्टम है, ज़ोहो में डिफरेंट कल्चर है। अगर मैं सैप की बात करूँ, सैप का डिफरेंट कल्चर है, तो कल्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो विच वन आपको ऐसा लगता है कि कौन सा आपने मल्टीपल एक्सप्लोर किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ोहो वुड बी बेस्ट, बिकॉज उसका जो कल्चर इन्वायरमेंट है ना, कि आप कुछ भी कर लें, इसको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और एक और एड ऑन डाल लें, दूसरा या फिर आप पूरा उठा लें, उसके अंदर सारे उसके एड ऑन्स आ जाते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आपकी क्या राय है कि ओडो, क्योंकि ओडो है यूरोपियन साइड की कंट्री का, बेल्जियम का है, तो वो उनके कल्चर एक डिफरेंट है, तो उस कल्चर के हिसाब से चलता है, तो उनकी थिंक और थॉट्स के हिसाब से चलता है। ये मेरी अपनी राय है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए नहीं, राय हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, हर किसी के अपने गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन माय ओपिनियन बिल्कुल ज़ोहो भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है और वो बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। तो और जो कल्चर वाली बात है वो भी किसी हद तक समझ में भी आती है, ठीक है। लेकिन अगेन देखिए, मैंने जितना अब तक उडू को एक्सप्लोर किया ना, आई वोंट से कि दिस इज़ द बेस्ट आउट ऑफ एवरी ERP और एनी ERP, राइट। कुछ केसेस में उडू जो है ना वो लीड लेगा, कुछ केसेस में ज़ोहो लीड लेगा, कुछ केसेस में सैप लीड लेगा, राइट। अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वुड बी कि अगेन मैंने सैप को बहुत इन डेप्थ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर किया है मुझे ये समझ में आया कि सैप जो है वो आपको किसी इन्वेंट्री को जो ना मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स में जो है वो मेजर नहीं करने देता। सो लेट्स से अगर आप किसी टॉवल फैक्ट्री के साथ काम करें और उस फैक्ट्री में मिसाल के तौर पे टॉवल जो है वो कवर्ड एरिया के हिसाब से भी मेजर हो रहा है और पीस के हिसाब से भी मेजर हो रहा है और वो वेट के हिसाब से भी मेजर हो रहा है, ठीक है। कि ये जो पूरा एक मिसाल के तौर पर जिसको हम थान कहते हैं, जो टॉवल का पूरा एक थान बना है, इसका पूरा वेट क्या है, इस थान में से कितने टॉवल के पीसेस निकल जाएंगे और इस पूरे थान का कवर्ड एरिया क्या है। अब ये टॉवल प्रोडक्ट एक ही है, ये जो है ना वो SKU एक ही है, लेकिन 3 यूनिट ऑफ मेजर्स में जो है ये मेजर हो रहा है, ठीक है। मैंने लास्ट जब किसी से मशवरा किया था, अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन जब मैंने लास्ट किसी से मशवरा किया था तो मुझे लगा कि सैप में ये मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उडू आपको एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की सूरत में मिलता है, तो उडू जो है आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप कस्टमाइजेशन कर लें। तो उडू में हम मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स के साथ जो है किसी भी इन्वेंट्री को ट्रैक डाल सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बाद वो फिर जो हैंग करता है, ये भी एक मसला है। नहीं, देखिए उडू ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया है। अभी मैं अगेन लास्ट वीक जो है एक मीटिंग में था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं चलें ठीक है आपकी बात, बाकी सारी बातें ठीक है, अब आप मुझे जो है एक टेक्निकल प्रपोजल बना के दें कि जहाँ पर आप मुझे बताएं कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना कॉस्ट आएगा। तो मैंने कहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं ज़रा और तफसील में समझाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या क्या सिस्टम लगाने पड़ेंगे और फलां क्या करना पड़ेगा और ऐसे क्या करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने उनकी फैक्ट्री विजिट की हुई थी, तो मैंने सिंपली ये कहा कि आपके हर डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि एक जो है ना वो एक छोटा सा रूम बना है और उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप आपका वो किसी भी किस्म का कोई वेयर हाउस हो या कोई प्रोडक्शन का यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, व्हाटसएवर, आपके कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मौजूद है। तो मैंने कहा बस ठीक है, हमें उन्हीं कंप्यूटर्स में ब्राउज़र बेस्ड उडू चलाना है, क्योंकि ये रिसोर्स हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जब आपको उडू ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है, स्पेसिफिक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, अब देखें अगर कोई वाकई कोई ऐसा कंसल्टेंट है जो जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ठीक है, हो सकता है वो काम ख़राब कर दे। लेकिन जनरली मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। इसमें मैंने एक चैलेंज और भी देखा, जो ओडो है, ओडो की अगर बात करें, लेकिन ज़ोहो जो है वो US बेस्ड इंटीग्रेशन सारी दे देगा। यानी अगर आपको पेपल इंटीग्रेशन करनी है, 1 क्लिक पे ऑथराइज किया, ढंग करके क्लिक करा, आपने कहा भाई मुझे क्विक पे क्लिक करना है, वो क्लिक करेंगे और ऑथराइज करके आ जाएगा। मैंने बोला नहीं है, मुझे बैंक ऑफ अमेरिका करना है, वो 1 क्लिक के ऊपर आपको ऑथराइजेशन दे देगा, जितने भी US बेस है। इवन मुझे याद पड़ा, मुझे अभी नहीं पता उसका ओडो का, मुझे अगर Gmail की ऑथराइजेशन लेनी थी तो 1 क्लिक के ऊपर मैंने Gmail की ऑथराइजेशन ली और वो ज़ोहो हुआ, और चाहे डायनेमिक हो चाहे सैप हो, 1 क्लिक पे। लेकिन ओडो के अंदर ये था कि वो 1 क्लिक पे वो कहता था नहीं भाई आप ये डेवलपर के पास जाएँ, वो आपका ये मसला हल करेगा। मैंने कहा मैं पेपल कहता डेवलपर के पास जाए, वो मतलब मैंने कहा मुझे ईमेल इंटीग्रेशन करनी होता है, डेवलपर के पास जाए। तो ये तो बिला वजह का उसमें एक डेवलपर को डालने जबकि ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा देखिए, इसमें उडू में जो है ना आपको अंदाज़ा होगा कि उडू की कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो उन्होंने मल्टीपल एड ऑन्स जो है ना वो, अभी उडू का आए हुए वैसे ही कोई 20 साल हुआ है,
ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली अपने कोर को भी इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने अकाउंटेंसी को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हो सकता है कि वो इस तरीके से भी आ जाए। जैसे अभी जब ये जो उडू वर्जन 19 अभी आया है, इससे पहले जो उडू वर्जन 18 आया था, उस वर्जन की जो मेजर हाईलाइट थी वो ये थी कि उन्होंने जो है वो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन दे दी है। सो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई CRM के थ्रू जो है ना लीड्स आपके पास CRM पे हैं, ठीक है, तो अगर आपने उनको व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग मैसेज भेजना है या आपने अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे बिल्स भेजने हैं, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी उडू वर्जन 19 में जो है वो उन्होंने AI इंटीग्रेट कर दी है। अब आप सिंपली AI बॉट से जो है वो बहुत सारे काम करवा सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप उनसे पूछ लें कि मेरी लास्ट मंथ की सेल्स कितनी रही, हु वाज द बेस्ट परफॉर्मर इन माई सेल्स टीम। तो इस तरह का काम आप जो है वो AI से करवा सकते हैं। पॉइंट बीइंग कि उडू ने पहले अपना कोर स्ट्रॉन्ग किया है, अभी और कोर स्ट्रॉन्ग करें। उडू 16 के बाद स्पेशली जो है ना बहुत मेजर चेंज आया है उडू के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उडू की ओवरऑल प्राइसिंग में। पहले उडू की जो प्राइसिंग है वो मॉड्यूल वाइज थी, अब जो है वो सिंगल लाइसेंस पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो बहरहाल मैं मॉड्यूल खत्म कर देना, मॉड्यूल्स हैं बट मॉड्यूल वाइज प्राइसिंग नहीं है। आप एक लाइसेंस के आप पे करें एक लाइसेंस के लिए एंड यू विल गेट एक्सेस टू 80+ मॉड्यूल्स जो कि इसके कोर में आते हैं। ये कब किया इसने? ये उडू वर्जन 16 के बाद, यानी कि आज से कोई समझे 3-4 साल पहले। नहीं, इसमें भी ये था 2020 में तो यूज़ किया था। जब मैंने उस पर किया तो एक यूज़र डाला, तो यूज़र के साथ जब मॉड्यूल करता तो मॉड्यूल के भी चार्ज करता था। 2020 में तो मैंने 21 में तो यूज़ किया है। ऐसा ही वही मेरा ना 3-4 साल पहले जब उडू वर्जन अभी 19 चल रहा है, 16 तक ये था, 17 के बाद से जो है वो प्रॉब्ली 17 के बाद से जो है वो आपका पर यूज़र लाइसेंस है। तो आप एक यूज़र के लिए पर यूज़र पर मॉड्यूल लाइसेंस? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो मॉड्यूल का मामला ख़त्म हो चुका है। वो 16 पे था, अब वो ख़त्म हो चुका है मामला। सो आप एक यूज़र के लिए पे करें और आपको 80+ मॉड्यूल्स का एक्सेस जो है वो एक लाइसेंस में मिल जाएगा। तो एक ही लाइसेंस। वो आपस में इंटीग्रेशन का भी तो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। क्या प्रॉब्लम? मतलब मैंने उस पर क्लाउड पे यूज़ भी किया था खुद भी, वो आपस में खुद भी सेल्फ इंटीग्रेट नहीं होता है। अगर मैंने एक वक्त में एक यूज़ करा मॉड्यूल, फिर कहता दूसरा भी ऐड करें, फिर तीसरा भी ऐड करें। मतलब अगर सारे मॉड्यूल फ्री हैं तो एक ही दफ़ा में इंस्टॉलेशंस में डाल दें इसको, इंटीग्रेशन में चाहिए। वो उन्होंने इस तरह से रखा है कि डेवलपर को अब लाजमी बोला है। अच्छा देखिए, हालांकि जोहो में अगर आप देखेंगे ना, उनकी तो है ही नहीं पॉलिसी में डेवलपर, वो आपका यूजर फ्रेंडली उन्होंने रखा हुआ है। देखिए जोहो के ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड। अगर तो आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे सिर्फ CRM सेटअप करना था, ईमेल सेटअप करनी थी, तो ठीक है। नहीं, आपने जोहो एक्सप्लोर ही नहीं किया सर, पूरा ERP चल रहा है। नहीं, आपने क्या क्या सेटअप किया खुद से? मेरे सवाल ये सारे सवाल सेटअप किए मैं। अच्छा, मैं अपना सेटअप दिखा भी देंगे। हमने उसमें पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग मैनेजमेंट किया हुआ है, उसमें पूरा क्विक में ऑटोमेटिकली इनवॉइसिंग उसके अंदर की हुई है, ऑर्डर के साथ इंटीग्रेशन की थी। मैं ख़त्म करा, उसकी वजह ये है कि मैंने जोहो भी ख़त्म किया। जोहो ने पहले हमारे पास बेनिफिट ये था, जोहो में भी यूज़ नहीं करा, ऐसा ना कि मार्केट हो जाए। जोहो में बेनिफिट ये था, एक यूज़र ने आपको सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे। तो हम भी होशियार थे पाकिस्तानी, तो हमने वो 6 लोगों को यूज़र दे दिया। अगर अकाउंट्स में बैठा है तो अकाउंट्स का मॉड्यूल खोलेगा, वो अकाउंट्स की इंटीग्रेशन कर देगा। तो हम क्या करते थे, मेरे साथ थे 14 यूज़र्स, तो मुझे पड़ता था वो $70 का। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक यूज़र एक ही ब्राउज़र पे खुलेगा। ये जोहो ने तभी 1.5 साल पहले किया है। जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो मुझे $950 का पड़ रहा था। तो फिर मैंने उसको खैर ख़त्म करके भी तो मेरा खुद ऑटोमेटिक है। सेम सिनेरियो था ओडो का। ओडो मैंने जब यूज़ किया था तो ओडो में भी ये करता था कि पर मॉड्यूल का अलग चार्ज करता था, पर यूज़र का अलग चार्ज। नॉट श्योर अभी का मुझे नहीं पता है, मैं दोनों की पुरानी बात कर रहा था। तो फिर यहाँ से भाग ही गया क्योंकि मुझे इनकी कॉस्टिंग बहुत चली गई। सब $10,000 बनाए, मैंने उसको पूरा डिप्लॉय $2,000 में कर दिया था, 2000 में, मतलब $2,000 के अंदर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कॉस्टिंग बढ़ रही है इसकी। बिल्कुल। मैं जो आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ ना, देखिए अभी भी जो जितने भी आपने काम बताया ना, वो तो बहुत बेसिक काम है। बेसिक एंड आई एग्री कि हो सकता है आपको मुश्किलात हुई हो, और ऑब्वियसली आप 2020-21 की बात कर रहे हैं, उस वक्त के उर्दू में आज की उर्दू में बहुत फ़र्क है। नहीं, डेफिनेटली सी बात है। ऑब्वियसली वो आपको मुश्किल लगा होगा, और बिल्कुल किसी को कोई चीज़ समझ में आती है, किसी को कुछ और चीज़ समझ में आती है, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ में मेरा ये था कि मैंने अक्सर एक्सप्लोर किया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं ना, वो यूरोपियन साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। उनका एक कल्चर डिफरेंट है, वो उनके कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन होता है। मैंने देखा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया, तो मुझे आइडिया हो रहा था कि ये सॉफ्टवेयर भी सारा नेचर वाइज है, मतलब आप जिस एरिया में बनाए ना उस कल्चर के हिसाब से चलेगा। अच्छा देखिए, ये जो बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक कंट्री से बना हुआ हो, तो वो इनिशियल डेज में जो है ना, वो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि वो वहाँ के स्पेसिफिक लोगों के लिए बना है, वहीं की जो है वो टैक्सेशन वहीं पे अप्लाई हुई है, लैंग्वेजेस वही हैं। लेकिन इसमें
मतलब मुझे लगता है कि अगर आप जो एंड अगेन हमारा डिस्कशन बहुत ज़्यादा उर्दू स्पेसिफिक हो गया, हम ज़रा वो इन जनरल वास्ट ERP की बात करना चाह रहे थे, लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो जो इनके जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं फेबियन, वो जो है ना वो अब इंडिया में रिलोकेट हो गए, तो जस्ट टू गेट द डिफरेंट फ्लेवर कि वहाँ पर जो है ना वो किस तरीके से लोग जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप उर्दू की मार्केट देखें तो मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। उर्दू का हेड क्वार्टर दुबई में है और बड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मैं जो है ना वो ऑब्वियसली हमने जब शुरू में रेफरेंस से सेल्स शुरू की तो मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि अगर किसी को कोई रेलेवेंट कोई लीड हो तो बताइएगा मुझे। तो बहरहाल मुझे दुबई की किसी कंपनी का जो है ना वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली और मैंने उनसे जब रब्ता किया कि मुझे फ़लाँ साहब ने रेफ़र किया है, तो बहरहाल वो बात तो हो गई उनसे, लेकिन उनको जब मैंने अपनी सर्विसेज पेश की तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी उर्दू यूज़ कर रहे हैं। एंड इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैंने रैंडमली किसी एक रैंडम बिजनेस को फ़ोन किया दुबई में और उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी उर्दू यूज़ कर रहे हैं। और जब मैंने थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ तो आप हर तीसरे या चौथे बिजनेस पे जो है वो उर्दू लगा हुआ है और बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कि अगर वो लेट्स से बेल्जियम में बना है तो वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन कल्चर में बना हुआ है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का ERP तो बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना हुआ है। इवन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है कंट्री में तो वो पाकिस्तान की जितनी टैक्सेशन है वो सारी चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, ऑब्वियसली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हाँ, एक स्टैंडर्ड लेवल का ERP जो कि बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हमारा हो रहा है तो ऑलमोस्ट टाइम, मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएं कि आपने वैसे तो मुझे बता दिया कि जिसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके कोई हेड्स है तो उनको सेंड करें। अगर उसको अपने आप को एजुकेट करना चाहे, सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे कि यार कि हमारे लिए है या नहीं है, तो वो कहाँ से स्टडी कर सकता है, कैसे डिफरेंट CRMs को जाके पढ़ सकता है कि कौन कौन से टाइप्स के CRMs, उनकी क्या क्या प्राइसिंग है, क्या वो डिप्लॉय कर सकता है, कौन सा CRM उसके अपने कल्चर में सूट करेगा, क्योंकि स्टडी तो उसने खुद ही करनी है ना। अच्छा देखें, इसमें पहले तो मैं जो आपने कहा ना कि मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कि एक इंडियन ब्रांड है मानीवार के नाम से, ठीक है, एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है। ये मैं आपको ERP की इंपॉर्टेंस बताऊँगा कि ERP की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो एक इंडियन ब्रांड है मानीवार के नाम से, ठीक है। पूरा एक पॉडकास्ट है उनका कि जहाँ पर वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने या सॉफ्टवेयर ने या इन अदर वर्ड्स ERP ने किस तरीके से उनके बिजनेस को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया बना दिया, राइट। तो बैरन की स्टोरी सिंपल सी ये है कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसमें 30% डेड स्टॉक इज़ वेरी कॉमन, कि आपने जब भी कोई कलेक्शन लाना है तो उसमें 30% जो है वो डेड स्टॉक होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आप उसको जैसे क्लियरेंस सेल करके या विंटर सेल या समर सेल्स किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो उस स्टॉक को क्लियर करवाओगे और उसकी कॉस्टिंग पहले से आपके उसमें शामिल होगी। जो हाईलाइट है ना, हाईलाइट ये है कि उन्होंने ERP को यूज़ करते हुए, उन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उस डेड स्टॉक को 3% तक लेके आ गए वो। और वो इसी तरीके से लाया कि उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि कौन सा टाइप ऑफ आर्टिकल कौन से एरिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो उन्होंने अपनी सप्लाई चेन उसी तरीके से चलाई। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इसी तरीके से प्लान की कि जितनी डिमांड है, और वो प्री प्रोडक्शन कर लेते थे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन की मदद से, सो दैट वो मार्केट में प्रोडक्ट्स को जल्दी रेडिली अवेलेबल करवा सकें। सो दीज वर अ फ्यू बेनिफिट्स जो उन्होंने ERP से लिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि किसी भी बिज़नेस के, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट हो सकता है ERP, अगर तो वो सही से इम्प्लीमेंट और सही से यूज़ हो जाए, ठीक है। बाकी जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो मतलब मैंने सच कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा कि जो आपको मल्टीपल ERP साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दे। एंड क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका बिजनेस साइज़ कितना बड़ा है, आपका विजन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूज़र से इनपुट लेके फिर आपने करनी है। तो अगेन आई वुड रेकमेंड कि मतलब ChatGPT जो है ना वो आपके लिए अब तो एक कंपेनियन के तौर पे है, तो आप ChatGPT को अपना पूरा जो है वो केस बताएं, ठीक है। AI को अपना पूरा केस बताएं कि आपका टाइप ऑफ द बिजनेस क्या है, आप एक ERP से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपका बजट
किस तरीके से दिखता है, या बजट भी अगर आप चैट जीपीटी से ही उससे सजेशन लेना चाहें, और फिर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो प्रॉब्ली सजेस्ट कर देगा कि कौन सा ERP की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए. सो मेरे ख्याल में इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि हम आपका, क्योंकि माशाल्लाह से डेवलपिंग एंड का भी एक्सपीरियंस है, ऐप्स और ये सारी चीज़ें, आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर के नेक्स्ट 5 years में? क्या ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज कवर करेंगे? जैसे ERP है, CRM है, ईमेल मार्केटिंग के सॉल्यूशंस आ गए, फिर AI के टूल्स आ गए, अब तो वो लवेबल और वो स्क्रॉलर है, और ये सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड आ गए. आपको लगता है कि ये जो हम अभी आज भी मैनुअली डेवलपमेंट करेंगे, आगे 1 से 3 से 4 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, और हम जितने भी डेवलपर्स हैं उनको स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पे आना पड़ेगा ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करें? तो जो भी आज के लोग, मेरा जो शॉर्ट आंसर, जो अभी आज लोग डेवलपर या कोई इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐप्स बनाते हैं या गेमिंग्स बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रेपुटेड सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएट हो जाना चाहिए ताकि फ्यूचर थोड़ा सा सेव हो जाए, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं. नहीं, आई वुड डिसएग्री. देखें, आई एग्री कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, अब उस तरीके से काम नहीं हो रहा. दैट इज़ फॉर श्योर. लवेबल है, आपके पास इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. इवन आपके पास हर किस्म के ID में हर किस्म की AI इंटीग्रेट हो जाती है. ठीक है, हर किस्म के इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद होते हैं. तो ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अब नहीं होगा. ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें भी हैं. अब अगेन अभी भी ऐसी चीज़ें हैं, और मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद उसकी एडॉप्शन ज़्यादा हो जाए, कि जहाँ पर आप जो है ना वो अभी भी आपको अंदाज़ा है, सिंपली आप प्रॉम्प्ट दें तो आपके पास बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल एप्लीकेशन, हर चीज़ जो है वो एक रेडीली फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है. तो आई एग्री कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डेवलपमेंट आगे इस तरीके से नहीं चलेगा. लेकिन ये कहना कि कोडिंग इंटायरली वाइप आउट हो जाएगी, नो, आई वुड डिसएग्री. अगेन इसमें मेरा कहना ये होगा कि अगर हम AI को अच्छे से अडॉप्ट कर लें, AI देखें, AI एक टूल है, और बहुत सारे लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर्स दुनिया में मौजूद हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यूज़ कर रही हैं. आप मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल रैंडम एग्जांपल है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इन हाउस लगा हुआ है, उसको अपने सॉफ्टवेयर से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि AI बूम है और उनको अपने स्टेटिस्टिक्स देखने हैं, उनको प्रेडिक्शन करनी है, अपनी परचेज प्लानिंग करनी है, अपनी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, और वो उनको AI के थ्रू देखनी है. तो अब AI भी इंटीग्रेट करने के लिए कोई डेवलपर चाहिए ना उनको, राइट? तो आई वुड से कि ठीक है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जहाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट ही ख़त्म हो गई है. जो AI एक टूल बन के आ रहा है, वो उसको इंटीग्रेट भी तो करना होगा ना. बहुत सारे टूल्स को हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना होगा, हमें AI पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे. तो जो डेवलपर्स हैं जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, अगेन मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि वो AI पावर्ड सॉल्यूशंस, AI पावर्ड सॉफ्टवेयर्स, और जो एजेंटिक AI है, फिर प्रेडिक्टिव AI है, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा मेहनत करें. सिर्फ कोडिंग से मामला हल नहीं होने वाला. थैंक यू सो मच. अच्छा, मेरे कुछ और क्वेश्चंस भी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी पॉडकास्ट को मैंने कोशिश करा 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग जो है ना, मैंने देखा है 1 घंटे के ऊपर ना स्किप मारना शुरू करा मेरा डेटाबेस के मुताबिक. इट्स ऑल डिपेंड. मेरा चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ऑडो पे डिस्कशन करूँ और उसके ऊपर हम उसके मॉड्यूल्स को डिस्कशन करें. इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट्स. अगर व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि वो चाहते हैं कि हम ऑडो पे बाकायदा पूरी 1-8 घंटे की पॉडकास्ट करें, उसके फ़ायदे नुकसान के ऊपर डिस्कस, पूरा डेडिकेटली ऑडो के ऊपर, उसका ब्रांड नेम भी हम ऑडो कर देंगे. अगर कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाता हूँ ऑडो के ऊपर. यस, डेफिनेटली. अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी. इट वाज अ प्लेजर डिस्कशन. एंड आज का जो मेरा इरादा ये था कि मैं जो है ना वो इस चीज़ पे बात करूँगी, कैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो एक जो है ना उडू पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन बहरहाल डिस्कशन जो है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंगली दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया. तो डेफिनेटली वुड लव टू कम अगेन अगर ऐसा मौका हुआ तो. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.